अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। यार बिल्कुल खामोश हो जाओ और अगले 10 सेकंड के बाद ना कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए क्लास में। भाईजान आपको भी मुखातिब कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ज़रा सा इस सब्जेक्ट पे बात करूँगा क्योंकि हमारी आज जो है वो एक ऐसी क्लास है जिसमें हमारे जो करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं और जो बेचारे जहेज़ में सब्जेक्ट लेके आ गए हैं वो भी बेचारे जो है वो अब इस साथ हमारे चलेंगे आखिर तक। ठीक है जी। देखिए ये पेपर जो है वो आपके गले आ गया है। जिन बच्चों को अपने पूरी कोशिश की थी कि उनका एक ग्रुप ए पास हो जाए और इस सब्जेक्ट से बच जाएं, तो ये गले आ गया ये। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि शायद ये आपके लिए जो है वो बड़े एक ब्लेसिंग भी हो इसके अंदर। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो बाज़ औक़ात जो है वो इंसान कहीं फंस जाता है तो बस फिर वो ये सोचता है कि यार शायद इसी में भलाई हो। नहीं, इसमें भलाई होगी आपकी। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी पढ़ेंगे जो आपको अभी आने वाले दिनों में वेरी नियर फ्यूचर आपको काम आएंगी उसमें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारी बातें की हैं। कोई इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहता है, कोई इसको केस स्टडीज़ वाला कहता है, कोई इसको क्या कहता है, कोई इसको क्या कहता है। असल हकीकत बात यह भाई कि ये एक ऐसा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें पेपर में 60% जो है ना वो थ्योरी रट्टा बेस्ड चीज़ें हैं, यानी MCQs हैं और ऐसी चीज़ें जो नॉलेज बेस्ड हों, और जो 40% का केस स्टडी भी है वो भी बग़ैर चीज़ें याद किए आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आपको रट्टा लगाना है, मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, लेकिन प्यारे भाई आपको चीज़ें दिमाग में रखनी हैं। एटलीस्ट मोटे मोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं और पूरी की पूरी किताब आप उठाएं तो कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजेस, मोड्स, मेथड्स, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें, ये प्रोसीजरल चीज़ें। बताओ जी बिग डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, सोर्सेज बताओ, मेथड्स बताओ, एडवांटेजेस बताओ, चैलेंजेस बताओ, इस तरह की चीज़ें थ्रू आउट कोर्स आपको ये चीज़ें मिलेंगी, सिवाय रिस्क के चैप्टर्स में जाके जहाँ पर 90% वहाँ भी यही चीज़ें होंगी, लेकिन 10% चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें थोड़ा सा चैलेंज का कंटेंट होगा, आपको चीज़ें सोचनी होंगी। तो भैया जो मैं क्लास में पढ़ाता जा रहा हूँ आपने घर जाके उसको रिवाइज़ करना है। जो नोट्स देते जा रहा हूँ आपने उससे चीज़ें दिमाग में रखनी है, रिटेन करनी है और कोई काम आपने नहीं करना। जितने मॉक्स, जितने क्विज होते जाएं वो सारे आपने देते जाने। अगर जितनी चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपके दिमाग में रहती हैं 200% चांस है आप पेपर पास कर लोगे। ठीक है जी। पहला अटैम्प्ट है और पहले अटैम्प्ट के अंदर वैसे ही जो है वो मामलात ऐसे होते हैं कि किताब के अंदर अभी भी आप देखें ना तो बेतहाशा जगहों पे चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लेवल पर नहीं पूछी जानी चाहिए, गलतियां भी बहुत हैं और वो ऐसा ऐसा ICAP को लोग बावर कराते जा रहे हैं। हम तो जैसे मुझे कोई चीज़ नज़र आती है मैं ईमेल डाल देता हूँ, जैसी चीज़ नज़र आती है मैं ईमेल डाल देता हूँ ताकि ये चीज़ें पता। और हर दफ़ा जो है मैं एक ही रिस्पॉन्स मिलता है कि ओवर द पीरियड ये किताब क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखिए मैं MFA भी पढ़ाता रहा हूँ, वो भी एक नया सब्जेक्ट आया था, इसी तरह उसकी किताब में बेतहाशा गलतियाँ थी, वक्तन फ़वक्तन चीज़ें बताई। आप देखें उसके शुरू के अटैम्प्ट्स के रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहे, क्योंकि जब पढ़ने वाला भी नया हो और एग्ज़ाम लेने वाला भी नया हो, दोनों के लिए सब्जेक्ट नया हो, तो फिर मामला ये रखा जाता है कि यार एक ऐसा हिसाब किताब बने जिसमें लोगों को तकलीफ़ कम से कम हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला अगर अपनी किताब पूरी करके चले जाए ना, अपने लेक्चर्स पूरे करके चले जाएं, आपको एक एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हम इफ़ेक्टिवली 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। तो जो अभी आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये 3 चैप्टर्स रिकॉर्डेड लेने पड़ेंगे, लेकिन एक काम मैं करूँगा, मैं आने वाले हर वीकेंड के ऊपर, जैसे सैटरडे का दिन होगा, मैं 1 घंटे की क्लास रखूँगा उसमें, और उसमें पूरा एक चैप्टर मैं जिस हद तक हो सके जल्दी जल्दी आपको रिवाइज़ करा दूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने वो लेक्चर क्लास ऑलरेडी ले ली हो, ताकि मैं आपके साथ उसको घुमा दूं। जहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हम उस कन्फ्यूजन को क्या कर लें, क्लियर कर लें। ऐसा है। अच्छा, जब आप अपनी किताब खोलेंगे और जब आप मेरे लेक्चर्स खोलेंगे तो आपको मेरे लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नज़र आएंगी जो शायद किताब में मौजूद नहीं हो। अभी मैंने मेटा डाटा का एक लेक्चर रिकॉर्डेड डाला, किताब में 4 लाइनों में टॉपिक कवर्ड है पूरा, लेकिन मैंने उस पर तकरीबन को 13-14 मिनट का लेक्चर दिया। क्यों? किताब में एक लाइन में लिखा है वो डाटा जो डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करे, भाई डाटा क्या है, उसके पीछे किस डाटा की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं, तो उस पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बतानी पड़ी। ठीक है जी। तो 4 लाइनों का चैप्टर को 12 मिनट का वीडियो बन गया। ठीक है जी। तो भाई आपको चीज़ें दिमाग में रखनी हैं, किताब में बहुत समराइज लिखी हुई हैं चीज़ें,
अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि आई की किताब का मैं रट्टा मार के चला जाऊंगा, फेल हो जाओगे आप, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं और चीज़ों को रिटेन भी करना है। ठीक है जी। अच्छा जी सर, हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं इससे पहले, और 3 चैप्टर्स में हमारे पास एक बेसिक चैप्टर है जिसमें हमने डाटा और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। दूसरा चैप्टर हमने जो है वो किताब का जो तीसरा चैप्टर है वो हमने 2nd नंबर पे कवर किया, डाटा एनालिटिक्स। और तीसरा चैप्टर जो है वो डाटा गवर्नेंस का है, वो हमने कवर किया, और काफ़ी लेंदी जो है वो था। मैं करूँगा ये कि आज हमारे पास है मंगल का दिन, मैं हफ्ते वाले दिन सैटरडे वाले दिन एक क्लास रखूँगा। ठीक है जी। और वो मैं रखूँगा घर से, आपको फिजिकल आने की ज़रूरत नहीं, घर से आप कनेक्ट हो जाएं ऑनलाइन। तो जो लोग, वो पहला चैप्टर आपने ले लेना है सर अगले 4-5 दिनों में, ये लाइव क्लासेस के साथ साथ। ठीक है जी। तो मैं सैटरडे वाले दिन बैठ के उसके मोटे मोटे पॉइंट्स आपके सामने रिवाइज करवा दूंगा, और अगले हफ्ते मैं चैप्टर 3 करूंगा, फिर उसके अगले हफ्ते चैप्टर 2 कर लूँगा। तो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं आपके साथ रिवीजन क्लासेस रखता जाऊँगा। ये रिवीजन क्लासेस जो है वो आप भी ले सकते हैं, जो करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको चीज़ें रिकॉल करनी है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप वहाँ से रिवीजन क्लासेस भी बैठ के ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। और वो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस भी डाल दूंगा उसके अंदर। डन है जी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा बिग डाटा का। क्या नाम से क्या नज़र आ रहा है? बिग डाटा क्या होगा? तो बहुत बड़ा ह्यूज डाटा होगा। ठीक है जी। उस डाटा को आपने स्टोर करना होगा, एनालाइज करना होगा। देखिए, बिग डाटा का मतलब इतना बड़ा डाटा कि आम मशीनों से, आम लैपटॉप से, आम कंप्यूटर से, आम सर्वर से ना तो वो डाटा स्टोर होता है और ना वो डाटा प्रोसेस होता है। ना वो डाटा स्टोर होता है, ना वो डाटा प्रोसेस होता है। हम उसको क्या कहते हैं? बिग डाटा। बिग डाटा, अगर आप मिसाल के तौर पर, आप सुबह में एक वो वीडियो देख रहा था कि कितना कंटेंट इंटरनेट पे जनरेट होता है डेली बुनियादों, तो ये मैंने उसी से एक छोटा सा जो है वो टेबल निकाला है। उसमें लिखा था कि जी गूगल जो है वो डेली पर डे कोई 2000 से 2500 पेटाबाइट्स का डाटा जनरेट करता है। क्या मतलब? पेटाबाइट्स क्या होते हैं? हम सबको पता है कि जी हमारे पास 1000 MB, 1000 MB किसके बराबर है? 1 GB के बराबर है। ऐसा है, 1000 MB 1 GB के बराबर है। और फिर सर 1000 GB 1 टेराबाइट के बराबर है। और 1 टेराबाइट सर 1000 टेराबाइट किसके? 1 पेटाबाइट के बराबर है। और 1000 पेटाबाइट 1 हेक्साबाइट के बराबर है। ऐसा? अब मुझे एक बात बताओ सर, आप कह रहे हो 2500 पेटाबाइट का डाटा गूगल क्रिएट कर रहा है, लोग उस पर आके सर्च करते हैं चीजें। ठीक है जी, डिफरेंट चीजें सर्च करते हैं, उसका डाटा। ठीक है जी, उस पर ईमेल्स का डाटा, उसका जो क्लाउड है, गूगल क्लाउड यूज करते हो हैं? आपको जो हमारे नोट्स मिलते हैं किस पे मिलते हैं? गूगल ड्राइव पे मिलते हैं ना। गूगल क्लाउड का एक फॉर्म है ना। तो मुझे बताएं सर, हमारे पास डेली बुनियादों बेस पे जो डाटा जनरेट हो रहा है वो पूरी दुनिया में कोई 2000 से 2500 पेटाबाइट के बराबर है। ठीक है जी। यूट्यूब पे रोज 4.3 पेटाबाइट का डाटा अपलोड हो रहा है। वो कह रहा है जी एक दिन में 7,20,000 घंटों का कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड होता है। ऐसा? इसी तरह सर अगर आप फेसबुक पे देखें तो जो तस्वीरें, कमेंट्स, लाइक्स, हैशेज, ये सारी चीज़ें, वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं, ये दिन के 5 पेटाबाइट के बराबर है। मुझे पता फेसबुक इसको मैनेज कैसे करता होगा। फेसबुक के लिए सारा डाटा क्या है? बिग डाटा है सर। इंस्टाग्राम पे ये सारे जो बच्चे हैं, ये लौंडे लपाड़े सर, दिन के 6.8 पेटाबाइट के बराबर डाटा जनरेट कर रहे हैं। तस्वीरें, वीडियोस, कंटेंट्स, गालम गलोच, ठीक है जी, टिकटॉक, ये सारी चीज़ें ये मिला के कोई। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये डाटा मैनेज करना आसान नहीं होगा। बिग डाटा को कहाँ रखा जाता है? डाटा लेक्स में रखा जाता है। ऐसा? अब सुनिएगा जी, अब आपसे पूछे एग्जामिनर के बिग डाटा क्या है, आपने क्या जवाब देना है? एक्सट्रीमली लार्ज सेट ऑफ डाटा। ठीक है जी। इस डाटा में स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होगा। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? जो रोज और टेबल्स की फॉर्म में होगा, टेबल्स की फॉर्म में होगा स्ट्रक्चर्ड डाटा। और सर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी मौजूद है। कौन सी जी? वीडियोज़ हैं, ईमेल्स हैं सर, पिक्चर्स हैं सर, कमेंट्स हैं। ये सारा क्या है? ये एक फॉर्मेट में नहीं है,
ठीक है जी। एक फॉर्मेट में उसको हम क्या कहेंगे, टेबल्स एंड रोज की फॉर्म में उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर्ड डाटा। और जो टेबल्स और रोज की फॉर्म में नहीं उसको हम क्या कहेंगे। तो बिग डाटा इनॉर्मस डाटा है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डन। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरी एक कंपनी है ARTD बिजनेस स्कूल, सोच रही है कि यार बिग डाटा का हम इस्तेमाल करें। हमने क्या किया, पूरा का पूरा इंटरनेट उठाया, फेसबुक उठाया, इंस्टाग्राम उठाया, ट्विटर उठाया, और हमने सॉफ्टवेयर लगवाए अपने, ताकि हम इससे सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करें, कमेंट्स एक्सट्रैक्ट करें। किस चीज़ के लिए, कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। सर हम चाहते हैं कि हम बिग डाटा का इस्तेमाल करें। हमारे जो ट्रांजेक्शन है ना, ये बिग डाटा नहीं है। क्यों यार, टोटल 10,000 लोग होंगे जो हमारे पास पढ़ते होंगे, ये डाटा बिग डाटा नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे बारे में शायद सोशल मीडिया पे ठीक ठाक लाखों लोग, करोड़ों लोग बात करते हों। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम बिग डाटा का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो बिग डाटा का सोर्स क्या है जी, कहां से एक ऑर्गेनाइजेशन को बिग डाटा मिलता है सर, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे क्या है जी, फेसबुक से आप अपना डाटा उठा सकते हैं, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, सॉफ्टवेयर आते हैं, लग जाते हैं, आपसे रेलेवेंट डाटा वहां से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपसे रिलेटेड कमेंट्स, आपसे रिलेटेड वीडियोस, आपसे रिलेटेड लाइक्स का डाटा, आपसे रिलेटेड रेटिंग्स का डाटा, सारा वहां से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। सर क्या बिग डाटा और भी कहीं से आता है सर? IoT डिवाइसेस क्या होती हैं, क्या है जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, IoT डिवाइसेस क्या होती हैं? देखिए IoT डिवाइस मिसाल के तौर पर, गौर से सुनिएगा, मिसाल के तौर पर सर आप चले जाएं तो पाकिस्तान में डिफरेंट ऊंचे मकामात के ऊपर आपको मीटर्स नज़र आएंगे जो पाकिस्तान महकमा मौसमियात ने लगाए हैं। ये करते क्या हैं, ये हर सेकंड पे टेम्परेचर, नमी, इसका डाटा रिकॉर्ड करते हैं और सेंट्रल सिस्टम को भेजते हैं। ऐसा एक दिन में IoT डिवाइस कोई 3 मिलियन डाटा यूनिट्स जनरेट करता है। कितने? 3 मिलियन, एक IoT डिवाइस। ऐसा IoT डिवाइस हम अपने मशीनों पे भी लगाते हैं, ताकि क्या बताए वो, कि मशीन का टेम्परेचर कितना है, मशीन के कौन कौन से पुर्जे इस वक्त जो है वो मेंटेनेंस मांग रहे हैं। तो IoT डिवाइस का मतलब बहुत सारी जो हमारी लोकल यूज़ की डिवाइसेज हैं, उसके साथ एक छोटी सी चिप, एक छोटी सी डिवाइस लगती है जो उससे रिलेटेड सारा डाटा किसको बेचती है, सेंट्रल कंप्यूटर को बेचती है। और हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो मामला, वो एसेट या वो चीज़ सही चल रही है या नहीं चल रही है। मैंने आपको बताया था कि सर जितनी हमारे पास ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हैं, इसमें एक IoT डिवाइस लगती है। वो क्या करती है, वो घूमती है सर, तो वो डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है पूरा। ऐसा वो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके सामने हर्डल्स आते हैं, ये चीज़ें सारे वो डाटा रिकॉर्ड कर रहा था। कहाँ जा रहा है वो, सेंट्रल डाटा पे जा रहा है। सर एक जर्मनी में किसान जो है वो ज़मीन में IoT डिवाइस लगाते हैं, और वो IoT डिवाइस क्या करती है, ज़मीन की नमी को मॉनिटर करती है, यानी मॉइस्चर को मॉनिटर करती है, मौसम की गर्मी को देखती है, ये सारे चीज़ें देखती है, और फिर बताती है आपको कि जी आइडियल टाइम आ गया कि आप फसल क्या करें, लगाना शुरू कर दें। तो IoT डिवाइसेस क्या हैं सर, जो आपको रियल टाइम डाटा कलेक्ट करके दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक जगह पे जमा हो रहा है। IoT डिवाइसेस सर दिन में मिलियंस ऑफ डाटा यूनिट्स जनरेट करती हैं। मैं अभी एक शार्क टैंक पे प्रोग्राम देख रहा था, तो उन्होंने अभी एक IoT डिवाइस बनाई है गाय के लिए। वो कहते हैं हम गाय के कान में IoT डिवाइस लगा देंगे। वो गाय का बॉडी टेम्परेचर नोट करता है, ठीक है जी। वो फिर नोट करता है कि गाय किस टाइम पे जो है वो ज़्यादा दूध देती है, किस टाइम पे उसको भूख लगती है, ठीक है जी, कितना खाना खाती है, कितनी प्रॉक्सिमिटी में दूसरे जानवरों के साथ खड़ी होती है, सारा डाटा वो मॉनिटर कर रहे हैं। किस लिए, ताकि इनसे ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल की जा सके। तो IoT डिवाइसेस क्या करती हैं सर, डेली बुनियादों पे मिलियंस ऑफ डाटा यूनिट्स जनरेट करती हैं। अभी आपने देखा होगा कल सर पहला दिन था चालान का, याद आ रहा है? ये जो IoT डिवाइस लगी है रोड के ऊपर, ये क्या कर रही है, सारी गाड़ियों की तस्वीरें निकाल रही है, जो चालान जो इवन जो सही भी हैं उनकी भी तस्वीरें निकाल रही है, पूरा डाटा जमा कर रही है। आपको पता है कल के दिन में 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ है 5 घंटे के अंदर। ऐसा है, 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए माशाल्लाह कमा लिए गए हमारी गवर्नमेंट ने ये चालान करने वाले लोगों को। अब मुझे एक बात बताएं, ये IoT डिवाइस है, ये क्या कर रहा है, डाटा जनरेट कर रहा है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये IoT डिवाइस पाकिस्तान में ये स्मार्ट कैमराज अब आए। आप अभी रुकें, अभी आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा ना, उसमें भी चिप लगी हुई होगी, और जैसे आप उस कैमरा के सामने से गुजरेंगे, वो सेंसर उस चिप को कनेक्ट करेगा और देखेगा आपकी जेब में ये चीज़ मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है या नहीं। नहीं होगा चालान।
ठीक है जी, आप अंदाजा लगाओ आपकी जेब में मौजूद कहां तक पहुंच गया वो। ठीक है जी, बोर्ड पे देखना भाई हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आईओटी डिवाइसेस से आपको जो है वो बिग डाटा मिल जाएगा, आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगा। और सर वेबसाइट्स, ये क्या है जी, ये कौन सी वेबसाइट्स की बात कर रहा है? हाँ जी सर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दी, गूगल सर्च करने के लिए एक इंजन है, याहू सर्च करने के लिए एक इंजन है। ठीक है जी, आप अंदाज़ा लगाएं, अभी मैं थोड़े टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि चैट जीपीटी के ऊपर जो आप जज्बात में आके लिख देते हैं ना, थैंक यू चैट जीपीटी, इससे भी ठीक ठाक डाटा जनरेट हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। वो कह रहे काम कर भाई, थैंक यू नहीं लिख, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल, क्योंकि हमें इस पर करोड़ों रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। तो मुझे एक बात बताएं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, ये कितना बड़ा डाटा जनरेट कर रहे हैं? ऐसा है या नहीं? दिन के कम से कम 500 पेज का डाटा तो मैं जनरेट कर रहा हूँ उससे। मैं तो उसको यकीन करो एज ए कंपेनियन यूज़ कर रहा होता हूँ। आपको मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, मैं उसको एज ए कंपेनियन कैसे यूज़ कर रहा होता हूँ। चैट जीपीटी मुझे बताएं ज़रा, बिग डाटा को ज़रा आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बिग डेटा का मतलब है बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा डेटा जो हर वक्त जनरेट होता रहता है। ये इतना बड़ा होता है कि आप अंदाज़ा लगाओ, ये मेरे पास है प्रो वर्जन है, लेकिन मैं ये सारा का सारा हिसाब किताब, अब मुझे बताएं मैं कितना डाटा जनरेट कर रहा हूँ। ये सारे का सारा डाटा क्या है? ये बिग डाटा है। मुझे बताएं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स, आप देखें अमेजोन के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ना वो एक घंटे, अभी आप, मैं एक और अभी आर्टिकल पढ़ रहा था, $11 मिलियन पर मिनट शॉपिंग हुई है ब्लैक फ्राइडे के ऊपर। $11 मिलियन पर मिनट, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, जो ई कॉमर्स बेसिस पे हुई है। अब मुझे बताओ ये क्या है? सारा बिग डाटा। सर दिन की करोड़ों ईमेल्स, अरबों ईमेल्स, मुझे बताएं ये सारा क्या है? ये सारे बिग डाटा का क्या है? सोर्स है। अब मुझे बताएं, एग्जामिनर आपसे ऐसे ही रैंडमली पूछ ले बिग डाटा क्या है? इनॉर्मस सेट ऑफ डाटा, जिसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो सकता है। ठीक है जी, फिर आपने सर बताना है कि जी इसका सोर्सेज क्या है। ये अभी सोर्सेज आगे हमने डिटेल में पढ़नी है, लेकिन मोटी मोटी सोर्सेज सोशल मीडिया है सर, वेबसाइट से हमारे पास आईओटी डिवाइसेज हैं, लिख लोगे इसको? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जब बिग डाटा का कॉन्सेप्ट पहली दफा लोगों ने पढ़ना शुरू किया ना, तो उन्होंने कहा बिग डाटा में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो बिग डाटा लार्ज साइज का होता है, ठीक ठाक बड़ा साइज है बिग डाटा का। और फिर उसने कहा बिग डाटा बहुत स्पीड में क्रिएट हो रहा है, दिन के दिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पेटाबाइट और डाटा ये सारे क्रिएट हो रहे हैं। दुनिया में पता नहीं कितना डाटा क्रिएट हो रहा है रोज का। तो एक तो है एनॉर्मस, और दूसरा स्पीड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा है। ऐसा है, कायनात अल्लाह ने जो बनाई है बहुत बड़ी है, अभी तक बन रही है। कायनात का बनना अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे सैयारे सितारे जिस तरह वो फैल रहे हैं, वो कह रहे हैं कायनात एक्सपेंड हो रही है। ऐसा है नहीं? तो बिग डाटा भी इसी तरह है, बहुत बड़ा, और हर मिनट और डाटा इसके अंदर क्या होता जा रहा है? ऐड होता जा रहा है। फिर वैरायटी ऑफ फॉर्मेट सर, इसमें हर तरह का डाटा मौजूद है, स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है वीडियोज़ भी हैं, तस्वीरें भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ठीक है जी, हर तरह का डाटा है इस बिग डाटा में। तो बताओ बिग डाटा की कोई आपसे पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी? आपने कहा डाटा है भी एनॉर्मस, स्पीड में जनरेट भी हो रहा है, और हर नस्ल और मजहब का डाटा इसके अंदर मौजूद है। ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, बिग डाटा का फ़ायदा क्या? ठीक है, बहुत बड़ा डाटा, क्या फ़ायदा है इसका? अगर कल ARTT अपने बारे में सारा डाटा सोशल मीडिया से जमा करे, तो मुझे बताओ उस सोशल मीडिया से जमा करने के बाद उसको क्या पता चलेगा? इनसाइट्स गेन होंगे, उसको पता चलेगा कि जी इदारा क्या कर रहा है आजकल। या हम किसी कंपनी की एग्जांपल देते हैं। एक कंपनी है जो कई सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, और उसने क्या किया, सारा सोशल मीडिया खंगाला, डाटा जमा किया, उसको प्रोसेस किया, उससे उसको पता चला कि उसकी कौन सी प्रोडक्ट हाईएस्ट सेल्स कर रही है, हाईएस्ट सेल्स जनरेट कर रही है, उसकी कौन सी प्रोडक्ट के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है, क्या ट्रेंड आजकल मार्केट में चल रहा है, ये क्या मिलेंगी उसको? इनसाइट्स मिलेंगी। ऐसा इनसाइट्स की बेसिस पे वो फ्यूचर के ट्रेंड प्रेडिक्ट करेगा। अच्छा लोग आज ये सोच रहे हैं तो कल लोग ये सोचेंगे। अच्छा लोग आज इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर फोकस कर रहे हैं,
कल ये हिसाब किताब होगा। अच्छा जी, आज लोग चैट जीपीटी को फोकस करके बैठे हुए हैं, तो आने वाले दिनों में हर मोबाइल सेट के अंदर आपको एआई की सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अब मुझे बताएं, आप इनसाइट्स हासिल करने के बाद क्या करते हो? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के बाद आप क्या करते हो? बेहतर डिसीजंस लेते हो, जिससे आपका बिजनेस अच्छा चलता है। सर, एक बंदा अगर बैठा है अपनी इंट्यूशन पे चल रहा है, इंट्यूशन का मतलब डेटा नहीं देख रहा, फैसले ले रहा है किसके हिसाब से? मेरा दिल कह रहा है कि यार ये काम करता है, नहीं, ये नहीं है। डेटा बैक डिसीजंस का मतलब क्या है कि यार आप अपना डेटा तो छोड़ो, जो सोशल मीडिया पे एक भंगी भी आ गया आपके बारे में कमेंट कर रहा है, आप उसको भी क्या कर रहे हो? कंसिडर कर रहे हो। कैसे कंसिडर कर रहे हो? बिग डाटा की सूरत में। बिग डाटा को आप अपने पास रखते हो सर, उसको प्रोसेस करते हो, उससे आपको क्या पता चलता है? इनसाइट्स पता चलती हैं, फ्यूचर के ट्रेंड्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और आप सर अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। सर, अगर आपको आज पता चले कि मिसाल के तौर पर जी, गौर सुनना, मार्केट में एक आवाज़ चल रही थी ARTT ACCA क्यों नहीं करवाता? ऐसा है या नहीं है? हमने कहा यार करवाना चाहिए, मार्केट मांग रही है कि ACCA करवाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लेक्चर रिकॉर्ड करने चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह ताला ACCA में इतना काम करेंगे, इस मुल्क में जाके सर लेक्चर बेचेंगे, इस जुबान में लेक्चर बनाएंगे। ये क्या हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं सारे। और सर, ये जो डिसीजन आप लेंगे डाटा बैक्ड है या आपका दिल कर रहा था? डाटा बैक्ड है। तो मुझे बताएं, अगर मैं आपसे ब्रीफ एडवांटेज पूछूं बिग डाटा का क्या है? सर, आपको रियलिटी पता चलती है, इनसाइट्स पता चलते हैं, आप उसकी बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू करते हो, और आप अपनी स्ट्रेटजी फिर उसके हिसाब से चेंज करते हो, बनाते हो, यानी डिसीजंस लेते हो। ऐसा है। अब बताएं जी, बिग डाटा क्या है जी? इनॉर्मस डाटा है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। सर, सोशल मीडिया से भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया से मिलता है, IoT डिवाइसेस से भी मिलता है, वेबसाइट से भी मिलता है, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन से भी मिलता है। फिर लार्ज साइज होने के साथ साथ स्पीड ऑफ जनरेशन भी उसकी बहुत है, और सर हमारे पास वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। फिर सर, फ़ायदा क्या देगी? इनसाइट्स आपको पता चलेंगी, फ्यूचर ट्रेंड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप उसके हिसाब से आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा देखो, मुझे एक बात बताओ, 2 साल पहले हम बैठ के सोच रहे थे, 2 साल नहीं बल्कि मैं आपको बताता हूँ, कोविड से पहले 2020 में वी वर सीरियसली थिंकिंग कि हम सामने वाला प्लॉट लेके इस कॉलेज का A और B बना दें, क्योंकि हमारे पास रश इतना था, फिजिकल क्लासेस होती थी, ऑनलाइन होती नहीं थी, और सारा बच्चा आके फिजिकली बैठता था, वो कोने तक भरा होता था। हमने कहा यार हमें नए टीचर भी लाने चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, ताकि जो बच्चा हमारे पास से नहीं पढ़े तो वो मार्केट में जाने की जगह क्या करे, हमारे यहीं दूसरे टीचर से पढ़ ले। ये हम सोच रहे थे। फिर क्या आया? कोविड आया। कोविड आने के बाद क्या हुआ? सब ठंडा हो गया, ये रूम ही खाली हो गया। ऐसा है या नहीं? अब उस वक्त हमने क्या किया? ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। आज जितना डाटा हमारे पास मौजूद है ना, ये डाटा हमें कह रहा है कि आने वाले दिनों में फिजिकल एजुकेशन ना होने के बराबर होगी। फिजिकल एजुकेशन ना होने, प्रोफेशनल एजुकेशन फिजिकल ख़त्म हो जाएगी। ये फ्यूचर ट्रेंड है। क्या करना चाहिए? आपको आज से ऐसी टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा दे। ठीक है जी। आज अगर मैं बैठ के ये सोचूं कि यार मैं ये बराबर वाली जगह लूँ तो ये गलत है। आज मुझे बैठ के क्या सोचना चाहिए कि अपने लेक्चर की क्वालिटी को, कंटेंट को कैसे इन्हेंस किया जाए, अपने एग्जाम सिस्टम को एक घर पे बैठ के पढ़ने वाले बच्चे के हिसाब से कैसे रोबस्ट बनाया जाए, चेकिंग प्रोसेस को कैसे बेहतर किया जाए। आप यकीन करें, हमने अभी मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि इंडिया से हमने चेक करने, ये कॉपी चेक करने का मॉडल लिया हमने, रिटन कॉपियाँ चेक करने का, नंबर्स वाले भी और थ्योरी बेस्ड भी, और अमेजिंग उसके सर रिजल्ट्स हमने अभी तक नोट किए हैं। अभी हम उसको अभी पायलट प्रोजेक्ट हम चला रहे थे, इम्प्लीमेंट कर देंगे हम उसको। उससे फ़ायदा क्या है कि आप उसको सवाल देते हैं, वो सवाल को समझता है पहले, फिर वो आप सोल्यूशन देते हैं, वो सोल्यूशन को समझता है, फिर उसके बाद मार्किंग गाइडलाइन रिकमेंड करता है कि यार ये मार्किंग गाइडलाइन है, आप समझते हैं सही है तो आप मुझे ओके बोल दें, हम उसको ओके कर देते हैं। फिर किसी भी बच्चे की एक कॉपी आप उसको दे दें, वो उसको चेक करेगा। एक कॉपी पे तकरीबन 3-3.5 मिनट लगाता है वो पहले उस पूरी कॉपी को उठाता है, उसको OCR यानी आप उसको उस पर डिजिट्स में कन्वर्ट करता है, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, उसको चेक करता है। उसके बाद फिर आपको बताता है कि इसके जवाब में ये जो 5 चीज़ें आपने मांगी थी, 3 चीज़ें मौजूद हैं, 2 मौजूद नहीं है। ठीक है जी, और इसको मैंने मार्क्स इतने दिए हैं। आप यकीन करें, इंसान के मुकाबले में उस मशीन की चेकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। अब मुझे एक चीज़ ये बताएं, मैं आपसे अगर पूछूं कि प्यारे भाई ये सारी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं वक्त के साथ साथ, कैसे पता चल रही? मैं डाटा देख रहा हूँ, उससे मुझे इंसाइट मिला, फ्यूचर के ट्रेंड्स आइडेंटिफाई हो गए, और मैं क्या कर रहा हूँ? बेहतर डिसीजन ले रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो सारा डाटा हम सोशल मीडिया से जमा करेंगे,
तो मैं एक लैपटॉप खोल लूँ और सारे कमेंट्स कॉपी करके उसको उस पर डाल दूँ, वर्ड पे डाल दूँ और फिर उसको बैठ के पढ़ता रहूँ? नहीं सर, ये याद रखिएगा, बिग डाटा के लिए आपको एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजीज चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। हेडूप, स्पार्क और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है जी, अपाचे, ये टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, क्या करने के लिए? बिग डाटा को जमा करके एनालाइज करने के लिए, जमा करके एनालाइज करने के लिए, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एडवांस और स्पेशल टूल्स चाहिए। ये वर्ड एक्सेल का काम नहीं है, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, बिग डाटा पे अगर आपको 5 लाइनें लिखने को मिल जाएं तो आप लिख लोगे? अभी आपको पता चल गया एनॉर्मस डाटा है, वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है, सोर्सेज आपको पता चल गई, फायदे आपको पता चल गए, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गए, ये पता चल गया कि इसको स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और एनालाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल टूल्स है। डन है जी, इंट्रोडक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। अब हम देखने जा रहे हैं क्या चीज़, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने पढ़ी ना ऊपर, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? वॉल्यूम है, बहुत बड़ा डाटा है, और स्पीड से जनरेट हो रहा है, और वैरायटी ऑफ डाटा है। सर वक्त के साथ साथ बिग डाटा के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने क्या कर दिया? 5 कर दिया। उन्होंने कहा जी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डाटा की, 3 नहीं है। आप अभी इंटरनेट खोलेंगे ना तो 3 V's भी आ रहा होगा और 5 V's भी आ रहा होगा, ठीक है जी। हमारे कोर्स में क्या है, और उस 5 V's के अंदर 3 V's ऑलरेडी कवर्ड है। वो कहता है जी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डाटा के। नंबर 1, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी? वॉल्यूम। बिग डाटा ह्यूज अमाउंट में होगा। सर कहाँ से प्रोड्यूस होगा? सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, IoT डिवाइसेज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। सर कंपनी के लिए चैलेंज क्या है? इस तरह के डाटा को स्टोर करना और एनालाइज करना। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? नहीं, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम का मतलब ह्यूज अमाउंट, कहाँ से आ रहा है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली। और कंपनी के लिए चैलेंज क्या है? कि आपको एडवांस टूल्स लगाने हैं इसको कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। को मसला है इसके अंदर। वॉल्यूम पे लिख लोगे 2 लाइनें। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी ऑफ डाटा। फिर उसने कहा जी आप देखें यूट्यूब पे हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होती है। आप किसी बैंकिंग सिस्टम को देखें तो उस पर मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन डेली बुनियादों के ऊपर जनरेट होती हैं। ऐसा आप अभी मिसाल के तौर पर अपना बैंक का बैलेंस चेक करते हैं ना, जो वो खोलते हैं, ऐप खोलते हैं, ये भी एक डाटा क्रिएशन है। वो अपने पास लॉग बना लेता है, इतने बजे ये बंदा मोबाइल खोल रहा है, उसकी ईमेल भी आ जाती है, एक और डाटा क्रिएट हो गया। ऐसा है, आपने ईमेल पढ़ ली, मेटा डाटा क्रिएट हो गया। तो यानी एक एक चीज़ के अगेंस्ट क्या हो रहा है? हज़ारों टन का डाटा क्रिएट हो रहा है। ऐसा। अब मुझे बताएं, वॉल्यूम लिख लोगे। वेलोसिटी, अभी आपने पढ़ा जी वेलोसिटी का मतलब क्या है। अब एक चीज़ सुनना, मुझे एक बात बताएं सर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा है, बिग डाटा, वो कैप्चर तो हो रहा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसको इमीडिएटली प्रोसेस ना करके रिजल्ट्स ना निकाले जाएं। मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। स्टॉक ब्रोकर क्या करता है? और मैं बैठा हूँ यूएस में, मेरे सामने पूरी दुनिया की मार्केट्स खुली हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, किस मुल्क में क्या हो रहा है, उस मुल्क के इवेंट्स की वजह से उस मुल्क का स्टॉक मार्केट अफेक्ट होगा। मेरी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, और अगर मैं वक्त से ना निकल पाया तो नुकसान होगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई और मैं वक्त से ना घुस पाया तो नुकसान होगा। ऐसा है नहीं? तो मैं पूरी मार्केट को देख रहा हूँ, मैं क्या न्यूज़ पढ़ सकता हूँ लंबी चौड़ी? नहीं सर, हमारे डिवाइसेस क्या कर रही होंगी? ये बिग डाटा पूरी दुनिया से जमा कर रही हैं, उसको प्रोसेस कर रही हैं और इमीडिएटली ये बता रही भाई फलां मुल्क के अंदर दंगे फसाद की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है, उससे क्या हुआ? उस मुल्क की स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गई, निकलो भाई वहां से। फलां मुल्क के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जी टैक्स रेट 10% कम कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए ताकि इंडस्ट्रीज प्रमोट हो। फौरन से आपने वहां की लोकल कंपनीज के शेयर्स। अब मुझे बताएं, क्या आपके लिए डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है? अगर आपको मैं कल का प्रोसेस किया हुआ डाटा आज दूं तो आप कहोगे फायदा क्या? स्टॉक ब्रोकर के लिए डाटा किसी काम का नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, देखिए डाटा जनरेट होने की स्पीड तो है तेज, बहुत तेजी से डाटा जनरेट हो रहा है बिग डाटा, लेकिन हमारे लिए हमने करना क्या है? उसको प्रोसेस करना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ये बहुत मैटर करता है। तो आपने सर लिखना क्या है इसके अंदर? आपने वेलोसिटी में लिखना है कि बिग डाटा एक तो एनॉर्मस अमाउंट का डाटा है
और बहुत रैपिड स्पीड से जनरेट हो रहा है, लेकिन कंपनीज को फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस के हिसाब से इस डाटा को कैप्चर करना है और प्रोसेस करना है। जितनी जल्दी डाटा चाहिए उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस के हिसाब से उसको देखेंगे। स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा सर, उसको डाटा बहुत जल्दी चाहिए। मुझे बताएं सर, अगर आप IoT डिवाइसेस देखें, मैंने आपको बताया ना कि ये क्या करती हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डाटा यूनिट्स क्या कर रही हैं, डेली बुनियादों पे क्रिएट कर रही हैं। तो मुझे एक बात बताएं, स्पीड में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? एक तो डाटा का साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा बहुत स्पीड से ये डेवलप भी हो रहा है। और एक लाइन हम अपने ऐड कर देंगे कि बिजनेस को अपने ऑपरेशंस के हिसाब से इस डाटा को प्रोसेस करना होता है इस्तेमाल करने के लिए। कुछ बिजनेस के अंदर डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत तेज़ चाहिए होती है क्योंकि उनको जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आप डाटा स्टोर करके आराम से डिसीजन लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे बताओ वॉल्यूम में क्या लिखेंगे? इनॉर्मस डाटा है सर, डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, और कंपनी के लिए चैलेंज क्या है कि इसको मैनेज करना है, स्टोर करके प्रोसेस करना है। वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके अंदर? सर बहुत स्पीड से डाटा जनरेट हो रहा है, कंपनी को क्या करना है सर, इसको कलेक्ट करना है और इसको प्रोसेस करना है। जिस तरह हमारा ऑपरेशन है उसके हिसाब से हमने इसको जल्दी और देर से प्रोसेस करना है। ऐसा तो तीसरी चीज़ क्या है सर, हमारे पास वैरायटी है। सर हमारे पास वैरायटी का मतलब स्ट्रक्चर डाटा भी मौजूद है इसमें, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी मौजूद है और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा भी मौजूद है। आप यकीन करें, ये जो आप बिग डाटा को जमा कर रहे होते हैं ना, अभी आगे जाके हमें उसको डिटेल में पढ़ना है। स्ट्रक्चर्ड डाटा को उठाने के लिए अलग टूल्स यूज़ होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को उठाने के लिए अलग यूज़ होते हैं, और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को उठाने के लिए खैर अब टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जा रही है जिसमें एक ही टूल के थ्रू आप बहुत सारा डाटा पिक कर सकते हैं। लेकिन ये डाटा चूंकि इतना बड़ा है और उसमें हर तरह का डाटा है, तो सीधी सी बात है कंपनी के लिए ये भी चैलेंज है कि इसमें किस तरह का डाटा उठा के उस पर एनालिसिस किस तरह के। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम एनालिसिस किस तरह करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। याद आ रहा है? याद आ रहा है भैया? क्या करता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, कमेंट्स, वीडियो, जो सारी चीज़ें वो उठाता है, इसको रीड करता है और आपको बताता है कि जी इसमें है क्या, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, कितने लोग आपको गालियां देते हैं, कितने लोग आपके बारे में न्यूट्रल हैं। याद आ रहा है ना? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करता है, ये कमेंट्स को उठा के रीड करके आपको समरी बता देता है। तो मुझे एक बात बताएं, वैरायटी का मतलब हर तरह का डाटा है सर इसके अंदर, स्ट्रक्चर्ड भी मौजूद है, अनस्ट्रक्चर्ड भी मौजूद है। और तो कंपनी के लिए चैलेंज क्या है कि आपने इस तरह के डाटा से एक मीनिंगफुल एनालिसिस करना है। याद रखिएगा, एक तरह का डाटा नहीं है, डाटा हर तरह का है, तो आपको एनालिसिस करने के लिए भी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताएं, इसने एग्जांपल दी है कि एक ई कॉमर्स कंपनी है दराज टाइप की, उसकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दराज से जो चीज़ खरीद रहे हो, दराज अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डाटा है, रोज एंड कॉलम में रिकॉर्ड हो रहा होता है, कामरान ने ये चीज़ इतने रुपए की खरीदी, ऐसा। एट द सेम टाइम कस्टमर के रिव्यूज़ भी आ रहे हैं उसके पास। ये क्या है? ये एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहते हैं, क्लिक स्ट्रीम क्या होता है। क्लिक स्ट्रीम डाटा क्या है? क्लिक स्ट्रीम होता है, एक बंदे ने पहले लैंडिंग पेज पे क्लिक किया, वहां पहुंचा, वहां से फलां प्रोडक्ट को क्लिक किया और आगे गया, फलां क्लिक किया उसने, हर क्लिक से एक डाटा जनरेट हो रहा है। तो सर इसको हम एक लिस्ट की फॉर्म में बनाते हैं, फर्स्ट क्लिक इस चीज़ का, सेकंड क्लिक इस चीज़ के ऊपर, थर्ड क्लिक इस चीज़ के ऊपर। ये क्लिक डाटा किस फॉर्म में होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन टेबल की फॉर्म में नहीं होता। फर्स्ट क्लिक यहाँ गया, सेकंड क्लिक यहाँ गया, थर्ड क्लिक यहाँ गया। क्लिक स्ट्रीम आपको ये बताता है कि उसने जितने क्लिक किए, जितनी जगह पे जाके उसने बटन दबाएं, वो आपको बता रहा होता है, और ये एक सीक्वेंस में बता रहा होता है कि इतने बजे इसने ये चीज़ खोली, इतने बजे इसने ये चीज़ खोली, इतने बजे इसने ये चीज़ खोली, इतने बजे ये चीज़ खोल के स्क्रीन पे देखता रहा 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक। ये सारा का सारा डाटा क्या है? क्लिक स्ट्रीम कहलाता है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये कि आपको पता चलता है कि ये बंदा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आपको फिर उसी तरह का कंटेंट दिखाते हो। ऐसा है, एक दफ़ा मैंने एक वीडियो डाली फेसबुक पे और या यूट्यूब पे डाली, किसी बच्चे ने उस पर कमेंट लिखा कि आपकी वीडियो में इंतहाई वाहियात किस्म के एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है जी, गंदे गंदे ऐड आ रहे होते हैं, आप ये ऐड रेवेन्यू बंद कर दें। उस वक्त हमारा चैनल शायद मोनेटाइज होता होगा। उसको जवाब दिया मैंने कि ये ऐड बनूस तेरे हिसाब से आ रहे हैं, ये हमारे हिसाब से नहीं आ रहे हैं। ये जो तू देखता है ना, फेसबुक तुझे वही दिखा रहा है बार बार,
ऐसा कमेंट डिलीट हो गया होगा। अब बताएं क्लिक स्ट्रीम के बारे में अगर एक एमसीक्यू आ गया कि क्लिक स्ट्रीम एक स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है। अच्छा, वेरी गुड जी। अच्छा, हमारे एक अटेंडेंस रिकॉर्ड होता था किसी ज़माने में, यहाँ लोग आते थे तो फिजिकल क्लासेस होती थी तो कार्ड लेकर आते थे, बाहर एक भोंपू लगा होता था, अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड, नॉट अलाउड, और ये सारा डाटा हमें डे एंड पे पता चलता रहा कि किसने क्लास ली, किसने नहीं ली। तो हमारे पास एक लिस्ट आती थी, एक टेबल आता था। ये कौन सा डाटा था? स्ट्रक्चर्ड डाटा था। रोज़ के रोज़ हज़ारों दफ़ा एक बंदा आया गया, सारा डाटा मेंटेन हुआ। अब बताएं जी, जो हमारे लेक्चर्स हैं ये क्या है? तो ARDD में ठीक ठाक डाटा जनरेट होता है लेक्चर्स का। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक कोई हज़ारों लाखों मेगाबाइट गीगाबाइट जनरेट हो गया होगा ऐसा। अब मुझे बताएं सर, मैं आपसे पूछूं, वॉल्यूम एनॉर्मस डाटा है, कई सारे सोर्सेज से आ रहा है। कंपनी के लिए चैलेंज क्या है? उसको जमा करना, स्टोर करना, एनालाइज करना। सर स्पीड, बहुत स्पीड से डाटा जनरेट हो रहा है। कंपनी के लिए चैलेंज क्या है? कि सर अपने ऑपरेशंस के हिसाब से उसको काबिल इस्तेमाल बनाना है। डाटा जितनी भी स्पीड से जनरेट हो, हमने उसको जमा भी करना है और फौरन से उसको क्या करना है? प्रोसेस भी करना है, काबिल इस्तेमाल बनाना है। सर वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स का डाटा है सर, स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। कंपनी के लिए चैलेंज क्या है? हर तरह का डाटा है, इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए आपको मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फिर जी वेरासिटी, ये क्या है जी? वेरासिटी का मतलब है भाई, चूंकि आप सोशल मीडिया से डाटा उठा रहे हो, कई सारी जगह से डाटा उठा रहे हो, भाईजान इस डाटा में गलतियां भी बहुत होंगी, बहुत गलतियां होंगी इसके अंदर। फिर गलतियां क्या मतलब? हमने मिसाल के तौर पर एक सर्वे कराया कराची के 15,000 स्टूडेंट से, ठीक है जी, कि उनको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, फिजिकल पढ़ना चाहिए। अब उस सर्वे के अंदर हमने लोगों की एज भी मालूम की ताकि हम ये देख लें कि किस एज की प्रेफरेंस क्या है। तो एक जवान आया, उसने लिख दिया इसके अंदर अपनी एज 555, 55 साल का बाबा था, क्या लिख के चला गया? 555। अब हमने जी निकाला जी, हमने जिन लोगों को सर्वे किया है उनकी एवरेज एज 97 ईयर्स है। ये क्यों एवरेज खराब हो गई? क्योंकि आपने इतना बड़ा आउटलायर इसमें डाल दिया, उसने पूरे एवरेज को ड्रैग कर दिया ऊपर की तरफ, ऐसा। या सर वो 55 साल का बाबा था, 5 साल लिख के चला गया, ऐसा है। तो आपके डाटा में क्या होगा? एरर्स हो सकते हैं। बायस का मतलब, हमने जब ये डाटा जमा किया कि एजुकेशन ऑनलाइन होनी चाहिए, फिजिकल, तो हमने लाहौर का डाटा उसमें ज़्यादा आ गया, कराची का डाटा, तो लाहौर वाले सर प्रेफर करते हैं किसको? फिजिकल क्लासेस को। उन्होंने कहा जी फिजिकल होनी चाहिए, फिजिकल। हमने कहा हमारा तो पूरा ओपिनियन खराब हो गया इसकी वजह से। या एक बंदा जो है वो आज इंटरनेट की स्पीड के बारे में मालूम करे और वो जमा करे सर देहातों से डाटा, तो उसको क्या मिलेगा? कि इंतहाई बकवास स्पीड है। लेकिन सर वो कराची वाले शायद क्या ओपिनियन दें? अच्छी स्पीड है। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के अंदर ज़्यादा है, अच्छा बेहतर है। तो मुझे होता है बायस का मतलब क्या होता है? झुकाव। सर बाज़ औक़ात आप डाटा जमा करते हो तो वो डाटा चूँकि रैंडम नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता हर जगह से, तो बाज़ औक़ात आपको डाटा के अंदर एक बायस नज़र आता है। आप डाटा जमा करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिन लोगों से आप डाटा जमा कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, मैं डाटा जमा करूँ आज और मैं कहूँ जी कि मिसाल के तौर पर ARDD में हमारी फ़ी, जेन्युइन बात कर रहा हूँ, हमारी फ़ी जो है वो ऑनलाइन और फिजिकल की सेम होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए है, ऐसा है। अब मैं एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है घर पे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा है, उसने कहा नहीं नहीं क्यों अलग अलग होनी चाहिए, ये जाके टीचर को लाइव देख रहे हैं, सवाल पूछ सकते हैं, हम तो रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, हमारे लिए फ़ी क्या होनी चाहिए? अब मुझे एक बात बताएं सर, लोगों का ओपिनियन है, लेकिन अगर मैं ये सारा का सारा डाटा जमा करूँ उन लोगों से जो घर में बैठे हुए, तो मेरा पूरा डिसीजन मूव हो जाएगा किसकी तरफ? कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर की फ़ी कम होनी चाहिए, ऐसा। और अगर मैं आपसे पूछूं सर, तो शायद ओपिनियन क्या हो? बायस का मतलब क्या होता है? कि आप जिन लोगों से चीज़ें मालूम करवा रहे हैं ना, उनका प्रिडोमिनेटली जिस तरह का जहन है, पूरा डाटा आपका उस तरह आ जाएगा। फिर तो आप जब डाटा जमा करने जाएं तो क्या करें? अनबायस्ड हो के हर जगह से डाटा जमा करें। मैंने आपको सर डाटा में बायस की एग्जांपल्स दी थी जब हम क्वालिटी ऑफ डाटा पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? कि मिसाल के तौर पर अगर हम अपने सिस्टम को आज इस बिग डाटा की बेसिस पे बना लें और यहाँ पर जो है वो लड़कियों का डाटा बहुत कम हो, लड़कों का डाटा ज़्यादा हो, तो आने वाले दिनों में सर ये क्या करेगा? लड़कियों के ओपिनियन को वैल्यू
नहीं देगा। तो मुझे बताएं डाटा बायस का मतलब ये है कि जब आप डाटा जमा करते हैं बाज़ औक़ात उसमें एक तरह के थिंकिंग के लोगों का डाटा ज़्यादा आ जाता है और पूरे का पूरा डाटा क्या हो जाता है उसके हिसाब से ख़राब हो जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? फेक पोस्ट डाल दी किसी ने, एक पर्टिकुलर थिंकिंग के लोगों ने आगे फेक मार्केटिंग कर दी, क्या होगा? उसकी वजह से सर पूरा का पूरा डाटा गलत चला जाएगा हमारा, पूरा का पूरा ओपिनियन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो है वो डेवलप होगा। तो मुझे बताएं वेरासिटी का मतलब क्या है? भाई चूंकि डाटा इतना ज़्यादा है इसके अंदर गलतियां भी होंगी और सर बायस भी होगा इसके अंदर और मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी। ऐसा आज अगर CA स्टार से कोई डाटा जमा करे कि जी कौन सा टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है, तो मे बी उसके अंदर बहुत सारे बच्चे किसी एक मखसूस कॉलेज के आ जाएं, वो सामने वाले कॉलेज को गालियाँ दे रहे हो, और मे बी हमारे बच्चे जाएं वो सबको गालियाँ दे रहे हो। तो मुझे एक बात बताएं सर, जो डाटा जमा होगा किसी एक पॉइंट के ऊपर उसमें क्या हो सकता है? मिस इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, ऐसा है या नहीं? अब मुझे बताएं ये सारे क्या है मसले हैं? तो जितनी गंदी क्वालिटी का डाटा उतना गंदा कंक्लूजन, ऐसा है। वो कह रहे जनाब सोशल मीडिया रूमर्स में अफेक्ट अब पब्लिक ओपिनियन। जब सैलाब आया 2022 में सोशल मीडिया भरा हुआ था, मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, मेरा सत्यानाश हो गया है, मैं रोड पे आ गया हूँ, एग्जाम दूँ या पानी को देखूँ, ठीक है जी, मेरी भैंस डूब गई, मेरी नानी गायब है 5 दिन से नहीं है, मैं उनकी टेंशन लूँ या मैं पेपर दूँ। आप यकीन करें हमने ICAP को लंबे चौड़े लेटर्स ईमेल्स कि भाई गलत हो रहा है। ICAP ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई जिस बंदे को अपना अटैम्प्ट लेट करवाना है, नहीं देना, हम उसकी फुल फी या तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, आप अप्लाई कर दें। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया, ICAP से फ़ोन आया, हाँ भाई वो जो तुम पूरा पब्लिक ओपिनियन लीड कर रहे थे, तो पता कितने लोगों ने अप्लाई किया फी रिफंड के लिए? 3 लोगों ने। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये सोशल मीडिया का ओपिनियन उठा के प्रोजेक्ट करूं इसके ऊपर, तो क्या लगता है मुझे? मिस इन्फॉर्मेशन है सर इसके अंदर बहुत सारी। हाँ, लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला, ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये गलत है, नहीं होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। किसी भी बंदे से एजुकेशन लेने का राइट नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। आप भले इसको मॉडिफाई कर दो पॉलिसी को, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, सुनिएगा दोस्त, वॉल्यूम, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, वैरायटी ऑफ सोर्सेज, चैलेंज क्या है? जमा करना, स्टोर करना, एनालाइज करना। सर मेरे पास दूसरा स्पीड में बहुत स्पीड में डाटा जनरेट हो रहा है, चैलेंज क्या है कंपनी के लिए? जितनी स्पीड में डाटा जनरेट हो रहा है सर उसको जमा करके उससे ज़्यादा स्पीड में प्रोसेस करना ताकि यूजेबल बन जाए डाटा। तीसरी चीज़ वैरायटी, ठीक ठाक वैरायटी इसके अंदर डाटा मौजूद है। सर बिग डाटा में सर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होगा। चैलेंज क्या है? बहुत सारे टूल्स यूज़ करने हर तरह के डाटा को कैप्चर करने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए। फिर वैरासिटी, डाटा में गलतियाँ भी होंगी, डाटा के अंदर बायस भी होगा, मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी। कंपनी के लिए चैलेंज क्या है? इस तरह के डाटा से सारी गंद हटा के साफ करके डाटा को प्रोसेस करना, ये एक चैलेंज है ऐसा। अब बताएं जी वैल्यू ना होता है, डाटा वैलिडेशन रूल्स लगते हैं, ठीक है जी, जनरल ओपिनियन निकाले जाते हैं, फिर डिविएशन निकाली जाती है, ये होता है काम। अभी हम उसमें पढ़ेंगे ना चैलेंजेस में, सारी चीज़ें हमने देखनी। DRS के नोट्स की बुक बनाकर, मैं बुक आपको दे देता हूँ बेटा, रुक जाए, टेंशन नहीं लें। यूजफुलनेस, डाटा की यूजफुलनेस, भाई बिग डाटा है यूजफुल, लेकिन कब? जब उसको अच्छे से स्टोर करें, प्रोसेस करें, एनालाइज करें, ये तब फायदेमंद है ना। डाटा की वैल्यू डाटा की प्रेजेंस में नहीं है, डाटा की वैल्यू किस चीज़ में है? उसको प्रोसेस करके काबिल इस्तेमाल बनाने में। तो कहता है जी बिग डाटा में कंपनीज एनालाइज करके हेल्पफुल इंसाइट्स डिस्कवर करती हैं और मोर सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस हायर द वैल्यू डिराइव्ड, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, क्या बिग डाटा में वैल्यू है? हाँ है, लेकिन जितनी अच्छी एनालिसिस उतना ज़्यादा वैल्यू, ऐसा है मेरे भाई। अब बताओ, मैंने 5 V's आपको क्या बताया? पहला V वॉल्यूम, इसमें कंपनी के लिए चैलेंज क्या है? इनॉर्मस डाटा को स्टोर करना और एनालाइज करना। नंबर 2 वेलोसिटी, स्पीड में डाटा जनरेट हो रहा है, आपके लिए चैलेंज क्या है? उस स्पीड में जनरेट होने वाले डाटा को कैप्चर करना और उसको ठीक ठाक स्पीड में जो है वो रियल टाइम में काबिल इस्तेमाल बनाना। नंबर 3 वैरायटी, ठीक ठाक टाइप का डाटा है और कंपनी के लिए चैलेंज क्या है? बहुत सारे टूल्स आपको चाहिए हर तरह के डाटा को कैप्चर करने के लिए और मीनिंगफुल एनालिसिस करने के लिए। फिर वेरासिटी, हर तरह का गंदा अंडा सोशल मीडिया पे मौजूद है,
तो सर आपके एरर्स भी निकलेंगे, बायस भी निकलेगा, मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी। कंपनी के लिए चैलेंज क्या है? इन सारी चीज़ों को साफ करके एक मीनिंगफुल एनालिसिस करना। वैल्यू, भाई सीधी सी बात है सर, वैल्यू तो है बिग डाटा के अंदर, हर तरह का डाटा आपके पास मौजूद है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए वैल्यू जनरेट कब होगी? कंपनी के लिए चैलेंज क्या है इसके अंदर? जितनी अच्छी और सोफिस्टिकेटेड सर एनालिसिस होगा उतना फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ आउट ऑफ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक एनालिसिस की इफ़ेक्टिवनेस होती है, एक डाटा या एनालिसिस की क्या होती है? इफ़ेक्टिवनेस, और एक होती है एफिशिएंसी। मुझे बताएं एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या है? एक डाटा कितनी जल्दी प्रोसेस हो के आपके सामने आ गया, ये एफिशिएंसी है, और एक डाटा कितनी डिटेल में प्रोसेस हो के आपके सामने आया, ये इफेक्टिवनेस है। तो कहीं पर आपको इफेक्टिवनेस को फोकस करना पड़ता है कि गलती नहीं होनी चाहिए डाटा में, साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन ऑर्गेनाइज तरीके का, भरपूर तरीके से जो है वो मंझा हुआ डाटा हो, भरपूर तरीके से एनालाइज किया हो, भरपूर तरीके से उस पर कैलकुलेशन चलाई गई हो, ये इफेक्टिव है। और दूसरा एफिशिएंट, कम से कम टाइम में डाटा आ जाए यार, भले उसमें ऊंच नीच जो चीज़ों में, लेकिन डाटा क्या हो। अब मुझे बताएं हमारा बिजनेस किस तरह के डाटा को प्रेफर करता है? बिजनेस पे डिपेंड करता है, कुछ जगह पे एफिशिएंसी मैटर करती है और कुछ जगहों पे इफेक्टिवनेस मैटर करती है, ऐसा। तो बिग डाटा को प्रोसेस करते हुए आपने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, कंसिडरिंग योर इन्फॉर्मेशन, ऐसे कंसिडरिंग योर बिजनेस ऑपरेशन, ऐसा है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रहेगा? अब मुझे बताएं ये नोट्स को आपको याद करने, ये नोट्स अब आपकी मर्जी, आपने ये नोट्स याद करने या आप ये याद कर लें सर, ये समरी है सर इसकी, ठीक है जी। अब मुझे बताएं हमने वॉल्यूम पे क्या क्या डिस्कशन की कि बिग डाटा क्या है जी, ह्यूज वॉल्यूम में जनरेट होता है, फिर कहाँ से जनरेट होता है ये हमने लिख दिया जी। चैलेंज क्या है जी? स्टोर करना है, एनालाइज करना है, फिर एग्जाम्पल्स आप इग्नोर कर दें। वेलोसिटी क्या है जी? डाटा क्विकली जनरेट होता है और रियल टाइम में उसको क्या करना है, आपने प्रोसेस करना है, ठीक है जी। मैनी इंडस्ट्रीज इंस्टेंट एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। फिर वैरायटी सर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ऐसा। फिर हमने डिस्कस किया जी वेरासिटी, एरर्स भी हो सकते हैं, बायस भी हो सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, पुअर क्वालिटी, बेड़ा गर्क। तो आप चाहें तो सर इससे याद कर लें, इसकी भी मैं आपको समरी दे दूंगा। आप मुझे बताओ ये मोटे मोटे पॉइंट्स पेपर में लिख पाओगे? हैं, कर लोगे मैनेज? अच्छा, ये जो टेबल है आप इस टेबल को भी घर पे जाके देखते रहिएगा। ये टेबल क्या है जी? अमाउंट ऑफ डाटा वॉल्यूम है, स्पीड ऑफ डाटा क्या है, वेलोसिटी है, टाइप्स ऑफ डाटा क्या है, वैरायटी, और एक्यूरेसी ऑफ डाटा क्या है, वेरासिटी, और यूजफुलनेस ऑफ डाटा क्या है, ये वैल्यू है। ऐसा है मेरे बच्चों? मैं यहाँ रुक जाऊँ, कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो, नहीं तो हम एक स्टेप आगे जाएँ। डाटा वो मैं दे देता हूँ बेटा, वो हुए में रिकॉर्ड हुए हैं उसको दे दो। वेरासिटी और वॉल्यूम का डिस्टेंस, एक सेकेंड, वेरासिटी और वॉल्यूम का डिस्टिंक्ट डिफरेंस बता दें। देखो मुझे बताओ वैरायटी का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप का होता है, और दूसरा वॉल्यूम का मतलब है डेटा है बहुत ज़्यादा। अब मुझे बताएं आपके सामने एक मिलियंस एंड ट्रिलियंस जो है वो लोग कस्टमर के व्यूज़ रख दिए जाए, रिव्यूज़ रख दिए, सारा का सारा डाटा है बिग डाटा, ह्यूज वॉल्यूम है, लेकिन एक ही टाइप है, क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। सारी की सारी वीडियोज आपके सामने रख दी जाए, डाटा का टाइप क्या है? हम ये कह रहे हैं कि भाई डाटा एक तो वॉल्यूम में ज़्यादा है, फिर टाइप्स में भी ज़्यादा है। आपके पास स्ट्रक्चर्ड डाटा भी मौजूद है, अनस्ट्रक्चर्ड भी मौजूद है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी मौजूद है, ऐसा है बेटा। ये पर्सनल मसाइल ना क्लास के एंड पे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। कि मेरा ये पेपर रुक गया, वो रुक गया, मैं अभी ये रोक के आपको जवाब तो नहीं दे सकता ना इसके अंदर। रिग्रेशन बेटा आपको फ्यूचर बताता है, यानी आपको ये बताता है कि यार अगर ये काम करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। कोरिलेशन आपको बताता है कि दो चीज़ों के बीच में लिंक क्या है, ऐसा। मुझे एक बात बताएं, और तो सुनिएगा, जितना टाइम दोगे स्टडीज़ को उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ये कोरिलेशन है। और रिग्रेशन क्या है? अगर 8 घंटे दोगे तो 50 नंबर आ जाएंगे, 9 घंटे दोगे 55 नंबर आ जाएंगे, 10 घंटे दोगे 60 आ जाएंगे। ये क्या है? ये रिग्रेशन है, ठीक है जी। क्या करोगे? 7 घंटे दोगे तो फेल हो जाओगे। आज से दे दूंगा। वैल्यू, क्या बिग डाटा में वैल्यू है? हाँ भाई, इसी से तो इनसाइट्स निकालोगे, इसी से तो फ्यूचर के ट्रेंड्स निकालोगे, इसी से तो बेहतर डिसीजन करोगे। लेकिन इस वैल्यू को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
एनालिसिस करना पड़ेगा सर, और जितना डिटेल और ज़्यादा अच्छा एनालिसिस होगा उतना ज़्यादा अच्छा डाटा आपका प्रोसेस होगा, उतना ज़्यादा अच्छे आप डिसीजन ले सकोगे। ऐसा है। आगे बढ़े मेरे बच्चों। सर अपने पास हेडिंग डालें सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बता दें। एफिशिएंसी का मतलब यह है कि डाटा कितनी जल्दी प्रोसेस करके आपके सामने हाजिर हो जाता है। जितना जल्दी डाटा एनालाइज हो जाए उतना अच्छा है। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? जितना डिटेल में एनालाइज हो उतना अच्छा है। यार मुझे एक बात बताओ, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान करे, गौर से सुनना, सुबह एक ऐलान हो कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को 5% टैक्स रिबेट देने जा रही है। ठीक है जी, लोकल इंडस्ट्रीज़ को 5% टैक्स रिबेट देने जा रही है, ये एक ऐलान हो गया। आपने देखा कि जी मार्केट में हलचल मच गई, आपने सारा डाटा कैप्चर किया और आपने ढूंढना ये कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, लोकल कंपनीज़ कौन कौन सी हैं। अब मुझे बताओ, आपको एक एनालिस्ट कह रहा है सर आप एक काम करें, बस 4-5 घंटे रुक जाएं, मैं इंशाल्लाह 1:30 पे आपको बता दूंगा कि हमारी लोकल कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, उनके शेयर इस वक्त किस रेट पे चल रहे हैं, बस आप मुझे 6-8 घंटे का टाइम दे दें। आपने उसको क्या करना है? जूते मारने हैं। आपने कहा यार ये जो न्यूज़ आई है ना, अगले आधे घंटे में इसकी वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगी, सब ऊपर चढ़ जाएंगी, तो मुझे अभी के अभी चाहिए, अगले 1.5 मिनट में चाहिए। क्या अगले 1.5 मिनट में डाटा प्रोसेस हो सकता है? सर हाँ हो सकता है, अगर हमारे पास क्या मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जितने बड़े बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेज है ना, इनके पास एक सिस्टम लगा होता है, उसका नाम है राउटर्स। क्या जी? REU करके नाम है, राउटर्स कहते हैं उसको। ठीक है, वो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल डाटा एक जगह जमा करता है, पूरी दुनिया का, और वो डाटा रियल टाइम जमा हो रहा होता है। US में क्या चल रहा है इस वक्त, अमेरिका में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट इस वक्त क्या चल रहे हैं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स किस रीज़न की वजह से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही हैं। अब मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान करेगी, राउटर्स को क्या करेगा? विदिन मिनट्स कैप्चर कर लेगा और आपके सामने क्या आ जाएगा? एक डाटा आ जाएगा कि जी लोकल मार्केट में जितनी लोकल कंपनीज़ हैं जो लोकल प्रोडक्शन कर रही हैं, उनके लिए एक फेवरेबल साइन आए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और आप क्या करोगे? इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड कर दोगे। लेकिन अगर यही चीज़ आपको आपका जो चंपू किस्म का सर एनालिस्ट है वो आपको सर 3 दिन बाद बताए तो फ़ायदा नहीं है। ऐसा है। ठीक है, इनिशियल क्लास के बाद बेटा बात करना आप मैनेजमेंट से। PDF से याद होगा या बुक पब्लिश, भाई मैं ये लोग नहीं मानेंगे इस तरीके से। सुन लो भाईजान, आपको जो मैं नोट्स दूंगा ना वक्तन फ़वक्तन आपने उससे चीज़ें याद करनी है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, ये मैं बिग डाटा के नोट्स ना आपको वो वर्जन बताता हूं जो मैं 4 दिन पहले बनाए थे, मैंने अपडेट किए थे, मैंने अपनी पूरी किताब के नोट्स बनाए हुए। ठीक है, लेकिन मैं उसको उठाता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार ये हल्का लग रहा है यार, इसको ये समझाने के लिए ना मुझे 4 चीज़ें और डालनी पड़ेंगी। एज क्लोज एज कि मैंने सुबह ये टेबल डाला अपने डाटा में, सुबह ये डाटा मैंने सुबह डाला है टेबल। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको जो है ना एक किताब दे दूं और मैं कहूं जी मैं कल से इससे पढ़ाऊंगा। मैं अपनी क्रिएटिविटी को लिमिट, हाँ शायद 1 अटेम्प्ट बाद 2 अटेम्प्ट बाद मैं ये समझूं कि जी मेजर कोर्स के कंटेंट क्या हो गए, अब कांस्टेंट हो गए, अब इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत, तो मैं शायद आपको एक ऐसी किताब दे दूं जो डे 1 से आपके पास हो और वो रेलेवेंट भी हो। मैं आपको किताब दे रहा हूँ, इससे मिलते जुलते नोट्स होंगे लेकिन एग्जैक्ट नहीं होंगे। आपको करना क्या है? आपको ये करना है, या मेरे जो माइंड मैप्स हैं आपने चीज़ उससे याद करनी है, आपने और कुछ भी नहीं करना। ये नोट्स दे रहा हूँ, माइंड मैप्स दे रहा हूँ, इसके अलावा ना 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं जाना। ठीक है जी, बस हैं नोट्स का प्रिंट निकाल लो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है जी, ऐसा है मेरे बच्चों। ये चैप्टर्स पिछले चैप्टर, हाँ भाई देखो ये मैं बता दूं, डाटा का हर चैप्टर पिछले से एटलीस्ट इतना लिंक्ड है कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, वो यहाँ जगह जगह यूज़ हो रहा है। हमने IoT डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, वो यहाँ यूज़ हो रही हैं। ठीक है जी, हमने डाटा लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि डाटा पहले क्रिएट होता है, स्टोर होता है, सर यूज़ होता है, आर्काइव होता है और कत्ल हो जाता है। ऐसा तो वो जगह जगह यहाँ इस्तेमाल होता रहेगा। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ऐसा एक और सबसे बड़ा डॉज सर ड्राफ्टिंग। मैं आपके साथ अब हर क्लास में या हर 2 क्लास बाद 1 आध केस स्टडी सॉल्व किया करूँगा, ताकि मैं आपको साथ साथ में ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कराता जाऊं। और मैं मैनेजमेंट को बोल देता हूं कल से हमारी क्लास 1:15 बल्कि
1.5 घंटे की होगी, फिर हम इसको 1.25 घंटे पे ले जाएंगे ताकि हम प्रैक्टिस भी इसी क्लास में कर लिया करें। ऐसा डन है जी। आगे बढ़े हम दोस्त। अब मुझे खुद एक बात बताओ, ऐसी मोटे मोटे बातें बताओ, सोर्सेज क्या हैं जनाब बिग डाटा की? सोशल मीडिया आपने अभी पढ़ा, IoT डिवाइसेज होंगी और हमारी अपनी ट्रांजैक्शंस होंगी। ऐसा यही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ी सी एक्सप्लेन करके। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों। किताब में देखो फजूल चीज़ें क्या होती हैं। वो कहता है जी सोर्सेज इंटरनल भी हो सकते हैं, और इंटरनल का मतलब है जो कंपनी के अंदर डाटा मौजूद है, ये भी बिग डाटा हो सकता है। और सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें, IoT डिवाइसेस इंटरनल एक्सटर्नल है? इंटरनल है सर, हमारा अपना डाटा है सर। अच्छा, कंपनी क्या करती है, एक मशीन के ऊपर IoT डिवाइस लगा देती है, बड़ी मशीन के ऊपर, प्लांट के ऊपर। वो क्या करती है, वो नोट करती है कि जी इस मशीन का टेम्परेचर, इसकी वाइब्रेशन, ठीक है जी, ये कितनी है, ठीक है जी, कितने यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर रही है, कितने घंटे दिन में चलती है, सारा डाटा वो IoT डिवाइस क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, हमें भेज रही है। इंटरनल डाटा है सर। अगर हमारे ऑपरेशंस के लिए बाहर जानना ज़रूरी है, रोड के बारे में मालूमात होना, क्योंकि हम एक लॉजिस्टिक कंपनी है, हमारे लिए रेलिवेंट क्या है कि हम लोगों का सामान वक्त पे पहुंचाएं, तो रोड की नॉलेज होना ज़रूरी है। हम वैसे तो गूगल ड्राइव, इसे गूगल के मैप के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन हमने किया हुआ यह है कि सर अपनी भी IoT डिवाइसेस हर 5-5, 10-10 किलोमीटर के फासले से डिफरेंट बिल्डिंगों पर प्लेस की हुई है, जो हमें क्या देती है, ट्रू इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारे रूट के ऊपर कितना ट्रैफिक है। लोग करते होंगे सर इस तरीके से, और सारी कंपनीज करती हैं डिफरेंट रूट्स के ऊपर जो मसरूफ रूट्स हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये IoT डिवाइस कहाँ लगी हुई है, बाहर लगी हुई है, ऐसा है, तो ये एक्सटर्नल डाटा हमें दे रही है। इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। सोशल मीडिया क्या है, एक्सटर्नल है। तो कह रहा है जी सोर्सेस कहाँ से आएंगी, या तो इंटरनल या, अच्छा फिर उस बंदे ने एक फजूल बात की है, ये आप इग्नोर कर सकते हो कि जी बिग डाटा सोर्सेज से आता है, फ़ायदा क्या है उसका? सर हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, कस्टमर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। अब मुझे एक बात बताओ, ARTT का कस्टमर क्या चाहता है? उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाए। टीचर के बारे में कोई बात नहीं करता, किसके बारे में बात करता है? मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। लेकिन आपको मैं यकीन करें ये बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है हमारी। मैं यार हंसो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कसम खुदा की बता रहा हूँ। असल में मसला ये है कि बिग डाटा है, ठीक है जी, वो बिग डाटा हैंडल नहीं हो रहा है इनसे, ठीक है जी। बिग मैनेजमेंट चाहिए, वो देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब बताएं जी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होना, सीधी सी बात है, आप कस्टमर को पहचानेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अब ये याद करने की ज़रूरत है आपको, ये जनरल फ़ायदे हैं, सोर्सेज के फ़ायदे नहीं हैं ये। अब बताओ सोर्सेज का पहला, सोशल मीडिया। अब आपको ये तो पता होगा ना, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, इस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा क्रिएट होता है रोज़ के रोज़, ऐसा। और इसमें होता क्या क्या, पोस्ट, लाइक्स, कमेंट्स, और अब आप घर जाना है टेबल बनाना, सोर्स ऑफ डाटा क्या है और इसमें डाटा कौन कौन सा होता है। हाँ जी, सोशल मीडिया पे आपको क्या क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेंगी, कमेंट्स मिलेंगे, रेटिंग मिलेगी, रिव्यूज़ मिलेंगे, ऐसा ये टाइप ऑफ डाटा है इसके अंदर। और सोर्स क्या है, सोशल मीडिया पे क्या क्या प्लेटफॉर्म्स कौन से, फेसबुक है सर, ट्विटर है सर, पता नहीं और क्या क्या है। अच्छा ये सोशल मीडिया नहीं है बगैरत, आगे बढ़ो, वो छोड़ दो अभी। अच्छा जी मुझे बताएं, सोशल मीडिया से जो डाटा जमा होता है ये हमारे किस काम आता है? सेंटिमेंट एनालिसिस की। ये सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? सारा डाटा जमा करो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के टूल से गुजारो इसको, ये करेगा ये कि सारे मैसेजेस को रीड करेगा, आपकी फेवर में कितने एक तरफ कर देगा, आपके अगेंस्ट कितने एक तरफ कर देगा, सारे कमेंट्स के अंदर 5-6 मोटी मोटी बातें निकाल के आपके सामने रख देगा। मैनेजमेंट सही करो, लड़कों को भी जवाब दो, ऐसा है, ठीक है जी, ये होता है बाज़ों का, ठीक है जी। अभी आप यकीन करो, हमने मैनेजमेंट को 24 घंटे का कर दिया, अब इस पर हम गालियाँ खा रहे हैं। सुबह एक बंदे की पोस्ट है, मैंने वो सी स्टार वाले को कहा इसको देख ले यार ज़रा। वो पोस्ट क्या थी कि रात 2 बजे मुझे मैसेज किया और रात 2 बजे मुझे कॉल की। भाई 2 बजे मैसेज किया होगा, कॉल नहीं की होगी, क्योंकि अब हमारे पास सिस्टम हमने ये लगा दिया अब कि 24 घंटे अगर किसी चैट को गुजर गए ना तो वो लॉक हो जाएगी, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे हम। और अगर लॉक हो गई तो मैंने जूते मारने हैं मैनेजमेंट को। पहले ये होता था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि कितनी चैट आई और कितनी, अब मैनेजमेंट मुझे कह रही है जी डेली 2000 चैट्स आ रही हैं। हमने कहा ये बैठो 5 बंदे 6 बंदे बैठो, 24 घंटे में ये डाटा लॉक हो जाएगा और मुझे रिपोर्ट आ जाती है कि ये 50 कमेंट्स, ये 50
चैट्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। तो जो अक्सर व बेशतर बच्चों के साथ होता है तो मुझे उसका डाटा ऑलरेडी मिला हुआ होता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर चीज़ें इंशाल्लाह अब हो जाएंगी। अब मुझे एक बात बताएं, पहली चीज़ सोशल मीडिया से क्या उठाते हो? कस्टमर के सेंटिमेंट्स। फिर क्या करते हो आप? सेंटिमेंट्स में आपको पता चला जी कि कंपनी को गालियां पड़ रही हैं या फलां काम करने से कंपनी तरक्की कर सकती है, तो हम क्या करेंगे? पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन शुरू करने। पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेनिंग का मतलब, सर मुझे एक बात बताएं, आपको पता है कि आपके एक इलाके में एक प्रोडक्ट की प्राइस को लोग फोकस करते हैं, आपके एक इलाके में एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को लोग फोकस करते हैं, तो पर्सनलाइज मार्केटिंग का क्या मतलब है? जिस किस्म का आपका कस्टमर है उसको उस किस्म की मार्केटिंग कराओ सर। जो प्राइस सेंसिटिव है उसको प्राइस की इंफॉर्मेशन दोगे जी, देखें मार्केट में सबसे सस्ता है, और जो क्वालिटी सेंट्रिक है उसको बताएं जी क्वालिटी में बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले में। ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस इलाके में किस तरह के कस्टमर्स हैं? बिग डाटा को एनालाइज करके पता चलेगा, सोशल मीडिया से डाटा निकाल के पता चलेगा। ऐसा आप यकीन करें, मेरे पास कभी सोशल मीडिया पर ऐड आता है ना, वो मुझे जूता दिखाता है, जूते की वैल्यू होती है 10 से 15 हज़ार की रेंज में। ये जूता दिखाता है मुझे, मैं अक्सर बेशतर देख रहा होता हूँ कि यार ये जूता इतने का, ये इतने का। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा बच्चा अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है जी, अज्यूम करें लिहारी में रहता है, लिहारी में रहता नहीं है वैसे, ये भी जूते ढूंढ रहा है। फेसबुक इसको क्या ऐड दिखाएगा? इसको दिखाएगा जी 4,000 का जूता है और 5,600 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। तो मुझे बताएं ये पर्सनलाइज मार्केटिंग कैसे पॉसिबल हुई? सर ये एनालाइज किया गया बिग डाटा को, और कंपनी ने फेसबुक को ही बोल दिया कि आप ये एनालाइज करो, आप ही प्रोसेस करो और मेरे ये जूते आप रेलेवेंट पब्लिक को दिखाओ। ऐसा मुझे एक बात बताएं, सोशल मीडिया से कस्टमर के ओपिनियंस पता चलेंगे, कस्टमर के ओपिनियन से हम कस्टमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर, और फिर क्या कर सकते हैं? पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। और सर दूसरा काम क्या कर सकते हैं? जहां पर बेटा यार यूजर भाई एक चीज एक दफा लिख दिया कर यार, हाँ जी, दूसरा काम क्या कर सकते हैं सर? अपनी ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिग डाटा को इस्तेमाल। जब बिग डाटा आपको बता रहा है जी आपका जो ब्रांड है बिल्कुल ही पिटा हुआ है, आइडिया हो गया आपको? क्या करना चाहिए हमें? सर उसको इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे इम्प्रूव करें? जिस बिग डाटा से आपने सारी इन्फॉर्मेशन उठाई है उसी को पोल्यूट कर दें, जाके बनाएं जी अपने ब्रांड को, जो है वो इन्फोर्स कराएं, वहाँ पे एड्स डालें, उसके अंदर ओपिनियंस डालें। ऐसा आजकल आप देख रहे होंगे, आकाश जो ऑडिट पढ़ाता है उसके एक एक स्टूडेंट का एक एक वीडियो आ रहा होता है। ऐसा ये क्या है? ये ब्रांड इंप्रूवमेंट है। ये क्या है कि भाई वो माशाल्लाह एक अच्छा टीचर है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी ब्रांड को इंप्रूव कर रहा है। तो मुझे पता सोशल मीडिया से बिग डाटा से फायदा क्या है सर? एनालाइज करने के बाद कस्टमर के सेंटिमेंट्स पता चलेंगे, एनालाइज करने के बाद ये पता चलेगा कि कस्टमर किस तरह का है, उसको उसी हिसाब से मार्केटिंग करेंगे। एनालाइज करने के बाद पता चलेगा हमारी ब्रांड की पोजीशन क्या है और हम उसको क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। मुझे बताएं 3 पॉइंट्स याद रहेंगे? अब बताओ, आपसे अगर पूछेगा जी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, वो आपको पता है सर? दिन रात आपको पता है किस किस्म का डाटा मिलेगा? रिव्यूज़ मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे सर, हैशेस मिलेंगे। ऐसा फिर फ़ायदा क्या है सर? आप सेंटिमेंट एनालिसिस करके एक जनरल ओपिनियन पब्लिक का देख सकते हैं, फिर ब्रांड अगर आपका पिट रहा है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और सर लोगों को सेगमेंट वाइज डिवाइड करके कस्टमर्स को आप क्या कर सकते हैं? पर्सनलाइज ऐड दे सकते हैं उसको। ऐसा है मेरे बच्चों? कितना टाइम रह गया हमारे पास? 1 मिनट नहीं है, टाइम है। चलो इसको फिर हम यहीं तक रखते हैं, हम इसको कल से देखें। कल से आपकी क्लास में 1.5 घंटे की कर दूंगा। अच्छा सुनिएगा दोस्त, मेरी एक रिक्वेस्ट, आप आज घर जाएंगे, आपको मेरी मैनेजमेंट की तरफ से इसके ऊपर एक 10 से 12 MCQs का वो मिल जाया करेगा, क्विज मिल जाया करेगा आप। अच्छा दूसरा मुझे बताएं, क्या मैं क्लास में MCQs का क्विज रखूं डेली बेसिस पे, जो आपने लास्ट पढ़ लिया हो? इसको टाइम ज़ाया होना तो हम कंसिडर नहीं करेंगे ना? बस ठीक, थैंक यू जी।